गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी पे फोकस कर रहे होंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में आपको प्रियम्बल को काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिफाइन किया है और उसके एक एक टॉपिक को, उसके एक एक वर्ड को कवर किया गया है, प्लस उसके सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या है उस पर भी हमने आपको विस्तार से डिस्कस किया है। तो आज हम जिस टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है फंडामेंटल राइट्स, जो कि इंडियन पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड एक यूपीएससी पॉलिटी को फंडामेंटल राइट्स कैसे कवर करना चाहिए, एक आम नागरिक को फंडामेंटल राइट्स कवर कैसे करना चाहिए, इस पर हम आज डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल राइट्स एक ऐसे आपको टूल्स दिए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कि इससे आपका डेवलपमेंट होता है, आपका ग्रोथ होता है, प्लस आपकी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स। जैसा कि जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था तो उसमें बहुत से मेंबरों ने ये ओपिनियन दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कि सिविलियन को ऐसे राइट्स दिए जाने चाहिए जिससे कि स्टेट उन पर रूल ना कर सके, स्टेट उन पर अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश न कर सके, स्टेट डिक्टेटरशिप न कर सके। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ये डिसाइड किया कि हम अपने सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स देंगे, जिससे कि हमारा देश का डेवलपमेंट होगा, प्लस हमारे जो सिटीजन्स हैं उनका डेवलपमेंट होगा, प्लस उनमें इम्प्रूवमेंट आएगा और वो देश के विकास में एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। तो इसको लेकर के हमारे संविधान सभा ने फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स सिंपल है कि पार्ट 3 में जो भी राइट्स हमको प्रोवाइड कराए गए हैं उसे कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। आई मीन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थर्ड पार्ट में जो भी हमको अधिकार प्रोवाइड कराए गए हैं उसे हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। लेकिन इसके पहले हम समझेंगे कि अधिकार क्या होते हैं, राइट्स क्या होते हैं, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, प्लस लीगल राइट्स क्या होते हैं, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स क्या होते हैं। देखिए, हमारे पूरे वर्ल्ड में आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आते हैं ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स, उसके बाद आते हैं आपके लीगल राइट्स। लीगल राइट्स, इसके बाद आप आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, राइट्स, इसके बाद आप लास्ट आता है आपका फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, इस दुनिया में 4 टाइप के राइट्स होते हैं। पहला आपका होता है फंडामेंटल राइट्स। चार टाइप के राइट्स होते हैं। पहला आपका होता है ह्यूमन राइट्स, उसके बाद आपका होता है लीगल राइट्स। लीगल राइट्स में आपका आता है राइट टू इंफॉर्मेशन यानी आरटीआई। कॉन्स्टिट्यूशन राइट में आपका होता है आर्टिकल 326 यानी राइट टू वोट। राइट टू वोट, राइट टू वोट, राइट टू वोट। और आपका जो पार्ट 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में जो राइट्स आपको प्रोवाइड कराए गए हैं उन्हें कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये आपके 12 से 35 होते हैं। तो 235 आर्टिकल ये आपके पार्ट 3 में मेंशन है। अब आपको सबसे बताना चाहूंगा कि व्हाट इज द राइट्स, अधिकार क्या होते हैं। देखिए, जब से ये अर्थ डेवलप हुई और ह्यूमन ने जन्म लिया, तब से हर ह्यूमन को कुछ स्पेसिफिक राइट्स दिए गए हैं। चाहे आपका भोजन का अधिकार हो, चाहे आपका खाने का पीने का अधिकार हो, या आपका विचार का अधिकार हो। तो ये कुछ ऐसे राइट्स हैं जो आपको नेचुरल प्रोवाइड कराए गए हैं। लेकिन जब हमारा एक सिस्टम डेवलप हुआ पूरे वर्ल्ड में, किंगशिप आई, एरिस्टोक्रेसी आई और डेमोक्रेसी आई,
मोनार्किज्म स्टैब्लिशमेंट, डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश हुआ, तब से एक जो हमारे रूलर थे उन लोगों ने ह्यूमन राइट्स के वॉल्यूशन को कैप्चर करना स्टार्ट किया। यानी कि उनके जो फंडामेंटल स्पेसिफिक राइट्स है उनको उन्होंने हनन करना स्टार्ट किया। तब से एक नया कॉन्सेप्ट आया कि कुछ ह्यूमन को ऐसे स्पेसिफिक राइट्स दिए जाएं जिससे कि उनका ऑल ऑन डेवलपमेंट हो सके, उनका ग्रोथ हो सके, उनका पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट आ सके, वो अपनी विचार, अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सकें, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकें पब्लिकली एंड गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी। तो इसको लेकर के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत ही सावधानी से, बहुत ही केयरफुली फंडामेंटल राइट्स को ऐड किया है। तो अब सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करूंगा कि राइट्स क्या होते हैं। देखिए, सिंपल सा प्रोसेस है। राइट्स सोशली एक्सेप्टेड and legally recognized that are fundamental and indispensable for the all-round development of the individuals। इसका मतलब ये होता है कि समाज ने एक्सेप्ट किया, कानून ने उसको मान्यता दी, और व्यक्ति के लिए जो भी, व्यक्ति के विकास के लिए जो भी इंपॉर्टेंट हैं उसे कहते हैं राइट्स। सिंपल सी डिफिनेशन में आपको लिखना चाहूंगा कि राइट्स क्या होते हैं। Rights, socially accepted and legally recognized claim that are fundamental and indispensable for the all round development of the individuals। इसको एक हम डायग्राम समझते हैं कि आखिरकार सोशली एक्सेप्टेड क्या होता है एंड लीगली रिकॉग्नाइज क्या होता है, और ऑल एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स। इसको हम एक साधारण से एक ग्राफ से समझते हैं। ये आपका हो गया सोशली एक्सेप्टेड, ये आपका हो गया लीगली क्लेम, एंड थर्ड आपका हो गया डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स। देखिए, राइट्स क्या होते हैं। समाज ने एक्सेप्ट किया, कानून ने उसको वेरीफाई कर दिया, प्लस जो व्यक्तियों के विकास के लिए इंपॉर्टेंट है उसे हम कहते हैं राइट्स। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाहूँगा, सिंपल सा एग्जांपल है। अभी आपने देखा होगा कि सबरीमाला टेम्पल को लेकर के वुमेन जो एंट्री होती बैन थी सबरीमाला टेम्पल में, उसको लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि मंदिर में महिलाओं का प्रवेश इज अ वायलेशन ऑफ डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स। कहीं ना कहीं औरतों की गरिमा का अपमान हो रहा था, इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन किया कि सबरीमाला टेम्पल में वुमेन की एंट्री होनी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, लेकिन समाज ने उसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद में महिलाओं के व्यक्ति विकास के लिए इम्पोर्टेंट था, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने
महिलाओं की एंट्री प्रवेश करा, मतलब स्टार्ट कर दी है सबरीमाला टेम्पल में। अब ये एग्जाम्पल और समझाना चाहूँगा आपको कि ट्रिपल तलाक को लेकर के बहुत सी ऐसी भ्रांतियाँ थी कि जो हस्बैंड होते थे वो अपनी वाइफ को तलाक कह के कहते थे और तलाक हो जाता था। लेकिन अब हमारे पार्लियामेंट ने एक लॉ बना दिया है कि अब आप 3 बार करने से आपको ट्रिपल तलाक नहीं होगा, बाकायदा एक प्रोसीजर होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर होगा, एक लीगल प्रोसीजर होगा, उसके थ्रू ही आप एक तलाक का प्रोसीजर कंप्लीट हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं के जो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स था, महिलाओं के जो अपमान था, उनका जो एक गरिमा थी, उनको कहीं कहीं ठेस पहुंचती थी मुस्लिम महिलाओं को। इसको लेकर के हमारे पार्लियामेंट ने एक लॉ बना दिया है। लेकिन अब आपको ये एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो समाज ने एक्सेप्ट किया, मान लिया कोई अधिकार है उसको समाज ने एक्सेप्ट किया, लेकिन लीगली मतलब कानून रूप से उसको मान्यता नहीं मिल पाई, तो वो राइट्स नहीं हुआ। राइट्स का सीधे से मतलब होता है कि जब कानून ने मान्यता दे दी हो और समाज ने उसको एक्सेप्ट कर लिया हो और व्यक्ति के विकास के लिए तो बहुत जरूरी हो, इसे कहते तब हमारा राइट्स कंप्लीट होता है, तब कहने की हम व्यक्ति राइट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। फंडामेंटल राइट्स सिंपल सा है कि पार्ट 3 of the Indian Constitution में जो राइट्स दिए गए हैं, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, इन्हें बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये ऐसे राइट्स होते हैं आपको कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, आप डायरेक्ट हायर अथॉरिटी के पास आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका लीगल राइट्स आपका वॉल्यूशन हुआ है या आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आपको वॉल्यूशन हुआ है, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते। ये कुछ स्पेसिफिक राइट्स आपके दिए गए हैं भारतीय संविधान में कि अगर आपको ये राइट्स आपके वॉल्यूशन होते हैं तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई अथॉरिटी आप जा सकते हैं और आपका जो फंडामेंटल राइट्स का जो भी केसेस है उसको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सॉल्व करेगा, क्योंकि ये स्टेट के अगेंस्ट हैं। अगर सपोज मान लिया कि आपकी सरकार ने कहीं रोड बन रही हो, कहीं डैम बनना हो और सरकार ने आपकी रोड ज़मीन को हड़प कर लिया, ज़मीन को कैप्चर कर लिया और उसका कंपनसेशन नहीं दे रही है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। या कोई आपने ऐसा अपना विचार रखा जिसको लेकर के स्टेट को लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारा सरकार का मतलब विरोध कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो अगर इसको लेकर के अगर सरकार आपको अरेस्ट करती है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि ये मेरा ऐसा हमने जजमेंट डिसीजन दिया था, हमने ऐसा अपना थॉट्स रखा था, लेकिन इसको लेकर के स्टेट ने हमको अरेस्ट कर लिया है। तो इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देगा कि आर्टिकल 19 में राइट्स टू एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स सीधा सा मेंशन है कि किसी भी कोई विचार अगर रखता है पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने, तो आप उसकी बात को सुनो कि ये इसका विचार कैसा है, इसका विचार पॉजिटिव है, ये सरकार के फेवर में बात कर रहा है, ये सरकार को डायरेक्शन दे रहा है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स केवल और केवल स्टेट के अगेंस्ट में दिए गए हैं। इसलिए फंडामेंटल राइट्स एक बहुत ही मेजर रोल अदा करते हैं हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में। प्लस आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स क्यों कहते हैं, आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि हमारे अभी मैं आपको जैसा समझाया हूँ कि राइट्स हैं, ठीक है, ह्यूमन राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं, तो फंडामेंटल राइट्स, ये फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स ही क्यों कहा गया है, इसके पीछे वजह क्या है? एक्चुअली सिंपल सा वजह है कि दे हैव गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई मीन कि ये जो है राइट्स आपको भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कराए गए हैं, जो कि गारंटी देता है और सुरक्षा देता है कि अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई अथॉरिटी जा सकते हैं और आपका जो भी वायलेशन हुआ है फंडामेंटल राइट्स, उसके फेवर में सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देना चाहिए, क्योंकि ये इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ होती है।
अब एक कॉन्सेप्ट और है, क्या फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट हैं या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है स्टेट? तो आप सिंपल सा प्रोसेस है कि सर यस, आपने जैसा कि हम आपने चेक किया होगा कि इमरजेंसी में पीरियड में फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके, क्योंकि 20 और 21 आर्टिकल जो है वो इमरजेंसी में मेंटेन रहते हैं। जैसे कि हमारी 1965 में इमरजेंसी लगाई गई थी, 1971 में इमरजेंसी लगाई गई थी। तो जब भी हम इमरजेंसी पीरियड समय आता है तो हमारे जो एग्जीक्यूटिव है, जो पार्लियामेंट है, वो आपके फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकती है। जैसे आर्टिकल 19 जैसे इमरजेंसी डिक्लेयर होता है, आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाता है। जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। प्लस आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि फंडामेंटल राइट्स ऐसे राइट्स आपके होते हैं जो आपके विकास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और ये स्टेट के अगेंस्ट होते हैं, ताकि स्टेट आपका वायलेशन ना कर सके। प्लस आपको जैसे ह्यूमन राइट्स हैं, आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स डिक्लेयर किया है 10 दिसंबर 1948 को 217 सब क्लॉज ए सेक्शन में, थर्ड सेशन ऑफ द पेरिस। एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमने एक चीज़ सीखी। क्या सीखा? कि कहीं ना कहीं जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका वॉयलेशन होता है। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अराउंड बहुत से लोग मारे गए थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और ज़्यादा लोग मारे गए थे। प्रॉपर्टी प्लस ह्यूमन मैस्करे हुआ था। तो इसको लेकर के एक वर्ल्ड कम्युनिटी ने ये डिसाइड किया कि हम एक ऐसे राइट्स बनाते हैं जिसको लेकर के ह्यूमन के राइट्स बने रहें और उनका डेवलपमेंट होता रहे। तो इसको लेकर के ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UNGA 10th December 1948 217 सब क्लॉज ए में ह्यूमन राइट्स को डिफाइन किया गया है। अब आपको बताता हूँ लीगल राइट्स क्या होते हैं। देखिए, सपोज मान लिया कि आपको लगता है कि जैसे आपने पेपर कंडक्ट किया और आपको लगता है कि पेपर में करप्शन हुआ है, तो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप जो भी आपने पेपर दिया उसकी आप एक कॉन्स्टिट्यूशनली आप चेक कर सकते हैं कि हमारा पेपर कैसा हुआ, या आपको जो भी इन्फॉर्मेशन से स्टेट्स लेनी हो तो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप मतलब कि इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है 2005 में पार्लियामेंट ने पास किया था। अब बात करता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या होते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऐसे राइट्स आपके होते हैं कि जैसे मान लिया कि आप वोट देने जा रहे हैं, लेकिन आपको किसी एलिमेंट्स ने रोक दिया कि आप वोट नहीं दे पाएंगे। तो इसको लेकर के हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कॉन्स्टिट्यूशन राइट दिया है कि 326 आर्टिकल 326 के अकॉर्डिंग आपको राइट टू वोट दिया गया है कि आप वोट दे सकते हैं। ये आपका एक कानूनी अधिकार है, इसको आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर कोई आपको ऐसा कानून छीनता है तो आप FIR कर सकते हैं, आप कोर्ट में केस कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल के केस में आप ये नहीं कर सकते। आप पुलिस स्टेशन मत जाइए, आप सबऑर्डिनेट कोर्ट मत जाइए, सीधे आप हायर अथॉरिटी पास जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। वहाँ आपका सुप्रीम कोर्ट की केस देखेगा, केस क्या है उसको वो वेरीफाई करेगा। अगर आपका सच में अगर फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हुआ है तो
तो आपको सुप्रीम कोर्ट आपके फेवर में जजमेंट देगा। ये कुछ बहुत ही स्पेसिफिक राइट्स होते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक राइट्स होते हैं, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट चाहे आपका हाई कोर्ट हो, ये आपको अवेयर रहता है, अवेयर रहता है। देखिए, जब फंडामेंटल राइट्स फ्रेम किए गए थे तो उस समय 7 फंडामेंटल राइट्स थे। जैसे पहला आपका था इक्वलिटी बिफोर लॉ 14 से 18, उसके बाद में राइट्स टू इंडिपेंडेंस 19 से लेकर के 22 तक, उसको राइट्स टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24 तक, राइट्स टू रिलीजन्स 25 से 28 तक, उसके बाद में राइट्स टू रेमेडाइज एंड माइनॉरिटीज़ 29 से 30 में, उसके बाद में एक आपका और था राइट्स टू प्रॉपर्टी, और उसके बाद था राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडाइज 32 आर्टिकल। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में आवर पार्लियामेंट यानी हमारी पार्लियामेंट ने प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स को रिमूव कर दिया गया था और उसको एक लीगल राइट्स बना दिया गया आर्टिकल 300A में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय हमारा मतलब जो स्टेट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो डेवलपमेंट कर रही थी। उसको लेकर के कई बार राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस गए, जैसे सज्जन जी केस आपका गया, गोलकनाथ केस गया। तो इसको लेकर के एक स्टेट और सिटीजन में एक मतलब एक डिबेट छिड़ी हुई थी, क्या स्टेट किसी के प्रॉपर्टी को जबरदस्ती हनन कर सकता है, जबरदस्ती कैप्चर कर सकता है। तो इसको लेकर के कई बार सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट के फेवर में जजमेंट दिया कि यस, उनके एम्बिशंस बहुत अच्छे हैं, उनके जो इच्छा शक्ति है अच्छी है, वो सच में देश का विकास करना चाहते हैं, वो सच में समाज का वेलफेयर करना चाहते हैं, गरीबों का, किंचित का, वंचितों का, जर्नल का, ओबीसी का, माइनॉरिटीज़ का, वुमेन्स का डेवलप करना चाहते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट के फेवर में जजमेंट दिया। लेकिन केशवानंद भारती केस ऑफ केरल में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओपिनियन एकदम से पलट दी कि नहीं, अगर फंडामेंटल राइट्स का आप वॉल्यूशन करते हैं, राइट्स टू प्रॉपर्टी का अगर आप वॉल्यूशन करते हैं, तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। इसको लेकर के एक पार्लियामेंट में अमेंडमेंट आया कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के दौरान राइट्स टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया। क्या फंडामेंटल राइट परमानेंट हैं या इनको रिपील किया जा सकता है? तो फंडामेंटल राइट्स को रिपील भी किया जा सकता है। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का अगर वॉल्यूशन करता है पार्लियामेंट, तो सुप्रीम कोर्ट उस अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड कर देगा। क्योंकि पार्लियामेंट को राइट्स दिया गया है कि आप किसी भी फंडामेंटल राइट्स का आप रिपील कर सकते हैं। आर्टिकल 368 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल में, आर्टिकल 368 में ये मेंशन्ड है कि पार्लियामेंट स्टेट किसी भी फंडामेंटल राइट्स को रिपील कर सकती है। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती केस में एक नया कॉन्सेप्ट आया, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। इस डॉक्ट्राइन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ हमारे संविधान में कुछ ऐसे मूलभूत एलिमेंट्स हैं जिनको स्टेट रिपील नहीं कर सकती, क्योंकि वो हमारे देश के आधार हैं, बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं। अगर स्टेट ने या पार्लियामेंट ने या एग्जीक्यूटिव ने इनको अगर रिपील करने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कर देगी। हालांकि एक सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1999 को शून्य घोषित कर दिया था, जो कहीं न कहीं स्टेट को एक सेंट्रल गवर्नमेंट को मैसेज दिया कि अगर आप बेसिक स्टेट डॉक्ट्राइन को छेड़ेंगे तो उसको लेकर के हम आपके अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड कर देंगे, तो इस तरीके से ये जस्टिसेबल भी हैं। यानी कि अगर स्टेट इनको अगर
अगर इनके साथ अगर खिलवाड़ करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स का गारंटर है एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए, फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड कराए गए हैं। सपोज एंड मान लिया कि, और ये कहीं ना कहीं आपको अगर स्टेट के अगेंस्ट है तो अगेंस्ट इंडिविजुअल्स के लिए भी हैं। अगर सपोज एंड मान लिया कि आप रूम में रेडियो बजा रहे हैं या आप डीजे बजा रहे हैं, लेकिन पड़ोस में कोई पर्सन रह रहा है, उसको आपके डीजे बजाने से प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आप पे क्लेम कर सकता है, क्योंकि आप किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स के वॉलेशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि सभी लोगों को फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कराए गए हैं। ये इसलिए अगर आप डीजे बजा रहे हैं या रेडियो बजा रहे हैं तो आप ऐसा बजाइए कि किसी भी दूसरे व्यक्ति को परेशानी या प्रॉब्लम्स ना हो। जैसे कि अभी रिसेंटली में चेक किया होगा कि फार्म्स लॉ प्रोटेस्ट चल रहे थे, उसको लेकर के फार्मर्स ने पूरा रोड ब्लॉक कर रखा था। प्रॉब्लम केवल फार्मर्स की थी, लेकिन उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्लस प्राइवेट एम्प्लॉय प्लस लेबर, उनको भी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि रोड ब्लॉक कर रखा था। इस कारण से वो लोग प्रॉपर्ली अपने ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे थे। तो इसको लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि देखिए, आपका प्रोटेस्ट करने का राइट्स है, आप प्रोटेस्ट करिए, आप डेमोस्ट्रेट करिए, आप मूवमेंट करिए, लेकिन किसी दूसरे इंडिविजुअल्स के आप राइट्स नहीं छीन सकते। आप उनका फंडामेंटल राइट्स का वॉलेशन नहीं कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इंटरप्रेट किया है कि आप किसी इंडिविजुअल्स के राइट्स को आप नहीं कर सकते हैं, आप उनका वॉलेशन नहीं कर सकते हैं। अगर आपने वॉलेशन करते हैं तो हम आपके मूवमेंट को, आपके स्ट्राइक को, आपके डेमोस्ट्रेशन को हम बायकॉट करेंगे और जल्द हटाने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से फंडामेंटल राइट्स जो अभी मैंने आपको डिफाइन किया है, अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि फंडामेंटल आर्टिकल 14 क्या होता है, आर्टिकल 15 क्या होता है, आर्टिकल 16 क्या होता है, आर्टिकल 17 क्या होता है, आर्टिकल 18 क्या होता है, प्लस आर्टिकल 19 के विषय में डिस्कस करेंगे, जो राइट टू इंडिपेंडेंस को लेके दिए गए हैं। और आर्टिकल 20 के बारे में आपको डिफाइन करेंगे। आर्टिकल 21 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यानी राइट टू पर्सनल लिबर्टी, यानी कि व्यक्ति गरिमा कैसे कायम हो सकती है, कैसे व्यक्ति के विकास को हम डेवलप कर सकते हैं। इसको लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट के टाइम टू टाइम आर्टिकल 21 में कुछ ऐसे प्रोविजंस को ऐड करता गया है जिसको लेकर के व्यक्ति के विकास के बहुत ही नेसेसरी, बहुत ही डेवलपमेंट, बहुत ही उनका डेवलप किया जा सकता है। आर्टिकल 22 हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 23 राइट टू एक्सप्लॉयटेशंस, जैसे कि बाय द वे अगर आप फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं और आपको पेमेंट नहीं दे रहा है, अगर आप तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि इसने हमको एक बॉन्डिंग लेबर के थ्रू काम कराया है। आर्टिकल 23 हो, आर्टिकल 24 हो, आर्टिकल 25 से 28 में आपको रीजन के राइट्स दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। आपको पूजा करने का अधिकार है, आप दान दक्षिणा देने का अधिकार आपको प्रोवाइड कराया गया है। और 29 और 30 में माइनॉरिटीज़ के लिए अधिकार दिए गए हैं कि माइनॉरिटीज़ की जो लैंग्वेज है, उनका जो कल्चर है, उनका जो हेरिटेज है, उनका जो सिविलाइजेशंस है, आप उनको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको अभी बता चुका हूँ कि आर्टिकल 31 को रिपील कर दिया गया है फंडामेंटल राइट से और उनको एक लीगल राइट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। आर्टिकल 32, यस, आर्टिकल 32 एक ऐसा एक्ट है जो सभी आर्टिकल 32 एक ऐसे एक्ट दिए गए हैं, ऐसा आर्टिकल दिया गया है आपको कि जिसके थ्रू आपको फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है। यानी कि अगर देखा जाए तो फंडामेंटल राइट्स में सबसे ज्यादा फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो आर्टिकल 32, क्योंकि आर्टिकल 32 थ्रू ऐसा आपको राइट्स दिया गया है, ऐसा आपको आर्टिकल दिया गया है कि जिसके थ्रू आपके जो अदर फंडामेंटल राइट्स है उनको सेव किया जा सके, उनको बचाया जा सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। इसको लेकर के हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ऑनरेबल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्लियरली एकदम स्पष्ट बताया था कि
कि भारतीय संविधान में पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराए गए हैं उनमें आर्टिकल 32 जो फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल है वो सभी राइट्सों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, यानी सोल एंड हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस अकॉर्डिंग टू डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एड्रेस किया था कि आर्टिकल 32 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन द फंडामेंटल राइट्स बिकॉज इट प्रोटेक्ट ऑल द फंडामेंटल राइट्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो इस तरीके से आपको नेक्स्ट वीडियो में एक एक आर्टिकल के बारे में आपको डिफाइन करूंगा, एक एक आर्टिकल बताऊंगा। और वीडियो आपको कैसा लगा आप इस पे अपना कमेंट दीजिए, अपना रिस्पांस दीजिए, प्लस सजेशन भी दीजिए कि हम कैसे इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इसमें कैसे और हम कौन से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, रिफॉर्म ला सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, लाइक बेशक मत कीजिए लेकिन सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।